नमस्कार साथियों। आज का जो हमारा वीडियो है वो चंडीगढ़ टीजीटी साइंस मेडिकल के लिए है और उसमें भी जो हमने जो टॉपिक आज चूज़ किया है वो हायर वेटेज वाला जो टॉपिक है यानी कि सेल बायोलॉजी है या कोशिका विज्ञान है। उस टॉपिक को हमने सबसे पहले चूज़ किया है और इसके बाद भी और इससे पहले जो टॉपिक किए हुए हैं वो सब वेटेज को ध्यान में रखते हुए आपके लिए जो वीडियो है वो तैयार की गई है। इस सेल बायोलॉजी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो जो अपना वीडियो है वो 3 पार्ट में आपको अवेलेबल होगा, यानी कि लगभग 30 मिनट के आसपास का जो वीडियो है उसमें से एक क्वेश्चन हम वेटेज मान के चल रहे हैं, यानी कि सेल बायोलॉजी से 3 से 4 क्वेश्चन है वो पूछे जाने की संभावना है और 3-4 जो क्वेश्चन है उनमें से ये जो पोर्शन रहेगा आपका उसमें से 3 वीडियो के अंदर ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑन एवरेज हम ये मान के चलते हैं कि एक क्वेश्चन है वो पर वीडियो से क्या होगा, कन्फर्म रहेगा ये। और जितने भी लास्ट ईयर के जितने भी पेपर हैं उनको एनालिसिस करने के बाद ये है कि मैक्सिमम यानी कि 95% जो पोर्शन है वो हमारे नोट्स से क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, यानी कि वीडियो के थ्रू फिर आपको कोई अदर सोर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो सेल क्या है, स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है किसकी, लाइफ की, यानी कि संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या है, इकाई है। सेल को जहाँ स्टडी करते हैं बायोलॉजी के अंदर उसको उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। फिर ये बात आती है कि सबसे पहले जो सेल है उसको किसने देखा, किसने डिस्कवर किया। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो फ्रेम हो जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है रॉबर्ट हुक, उन्होंने कॉर्क के अंदर 1665 के अंदर है उन्होंने किसकी, सेल की डिस्कवरी की है, यानी कि रॉबर्ट हुक ने 1865 में कॉर्क की कोशिकाओं की खोज की है। कॉर्क क्या है, वो क्या है, डेड प्लांट सेल होती है, तो यानी कि ये क्या होगा, प्लांट सेल है। और वो भी कैसी है, डेड है, कॉर्क के अंदर है। इसका मतलब है कि जो डेड सेल है उस डेड सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो तो लॉस हो चुका है, तो केवल और केवल कौन सी स्ट्रक्चर अपीयर होती है, सेल वॉल अपीयर होती है। इसी वजह से उन्होंने देखा कि ऐसे हनीकॉम लाइक जो स्ट्रक्चर है वो अपीयर होती है, और हनीकॉम लाइक जो स्ट्रक्चर अपीयर होती है तो उन्होंने इसके लिए एक टर्म दिया जिसको हम क्या कहते हैं, सेलुला है। सेलुला लैटिन ओरिजिन का वर्ड है जिसका मतलब क्या होगा, स्मॉल कंपार्टमेंट होगा। क्लियर है। और उन्होंने ये जो बात है जहाँ पर उन्होंने बताया, हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो बुक पब्लिश की थी उस जो बुक का नाम है, बुक का जो नेम है वो कौन सा है, माइक्रोग्राफिया। ठीक है। तो इसमें आप 3-4 पॉइंट है वो आपको याद रखना है कि सबसे फर्स्ट सेल है 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, डेड प्लांट के अंदर किया था। तो कौन सा स्ट्रक्चर देखा था, कंप्लीट सेल नहीं देखकर उन्होंने सेल वॉल है उनको जो नाम दिया वो क्या दिया, सेलुला है। और किस बुक के अंदर उन्होंने ये सारी बातें बताई है, तो बुक का नाम कौन सा है, माइक्रोग्राफिया है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कि जो फर्स्ट लिविंग सेल है डिस्कवर्ड बाय या ऑब्जर्व बाय, तो कौन होगा, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने कब किया है, 1674 के अंदर पहली बार। इन्होंने क्या किया, सेल्फ मेड जो माइक्रोस्कोप होता है उसके थ्रू उन्होंने देखा। तो उन्होंने किसके अंदर देखा, जो पॉन्ड वाटर होता है, पॉन्ड वाटर के अंदर देखा। तो उन्होंने स्मॉलर एनिमल नज़र आए जिन्होंने क्या कहा, एनिमल क्यूल का। और एनिमल क्यूल में उन्होंने फिर बाद में देखा कि ये क्या है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो यानी कि जो फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय कौन होगा, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक रहेगा। रॉबर्ट ब्राउन है, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया लेटेस्ट टाइम में, फिर यानी कि 1838 के अंदर उन्होंने क्या किया, केंद्रक की खोज की, यानी कि डिस्कवर किसने किया न्यूक्लियस को, रॉबर्ट ब्राउन ने। परगंजी है, उन्होंने एक टर्म क्वाइन किया है और कौन सा है, प्रोटोप्लाज्म। और फिर हम देखते हैं कि सेल क्या होता है। सेल एक स्मॉलर या स्ट्रक्चरल फंक्शनल रिपीटेटिव यूनिट होता है किसी भी बॉडी के अंदर है या किसी भी ऑर्गेनिज्म का है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो रिपीटेटिव यूनिट है यानी कि बेसिक यूनिट है, इस वजह से मिनिमम नंबर में कितना होगा, एक सेल रहेगा, एक से ज़्यादा रहेगा मल्टी सेलुलर के लिए। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो तो क्या होंगे, तो एक सेल से बने हुए होंगे, एक से ज़्यादा, यानी कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर फॉर्म में क्या होते हैं, प्रेजेंट रहेंगे।
आगे हम देखते हैं कि अभी हमने 3 साइंटिस्ट के नाम है वो हमने कंटिन्यूस फॉर्म में उनको देखा है, और भी नेम आते हैं, पर ये 3 नेम है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शॉर्ट एंड स्वीट की फॉर्म में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन यहाँ से फर्स्ट डेड सेल है या फर्स्ट लिविंग सेल है, फर्स्ट डिस्कॉर्ड है, तो यहीं से क्या होगा क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। ये नहीं होगा तो फिर जो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट के नाम आते हैं वो कौन आएंगे, स्लाइडन आता है और शेवान आता है। इन्होंने मिलकर क्या दिया था, सेल थ्योरी दिया था, यानी कोशिका सिद्धांत दिया है। इन्होंने क्या किया, जो स्लाइडन है उन्होंने क्या किया है, प्लांट सेल के ऊपर वर्क किया है। तो स्लाइडन ने कहा कि सभी जो पौधे होते हैं उसमें कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं, तो सेल से मिलकर बना हुआ है, मतलब टिश्यू लेवल तक इन्होंने क्या किया है, बात बताई है। दूसरा कौन सा है, शेवान है। शेवान ने क्या किया, प्लांट सेल के ऊपर वर्क किया है और एनिमल सेल के भी वर्क किया। उन्होंने बताया कि प्लांट और एनिमल दोनों ही मिलकर किसके, सेलों से मिलकर बने हुए हैं या सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने हुए। फिर देखा कि इन दोनों की जो बात है स्लाइडन और शेवान की है, वो दोनों की बात तो क्या है, कॉमन है। ये कह रहा है कि पादप ऐसे होते हैं, ये कह रहा है कि जो प्लांट और एनिमल दोनों ही ऐसे होते हैं, इन सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। इसका मतलब है कि दोनों की बात क्या है, सिमिलर है। तो दोनों ने मिलकर अपना विचार कहाँ रखा, सेल थ्योरी के माध्यम से रखा। पर इनसे पूछा गया कि जो सेल है, नई सेल है, वो कैसे बनेगी, तो ये बात नहीं बता पाए थे। तो ये बात नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है, कौन सा, वर्च्यू आता है, और वो अपनी थ्योरी देता है, कौन सा, सेलुलर कॉन्सेप्ट देता है कि नई सेल जो बनेगी वो पुरानी सेल के टूटने से बनेगी, यानी कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि नई जो कोशिका बनेगी वो किससे आएगी, पुरानी सेल से टूटने की वजह से आएगी। अब इन्होंने क्या किया, ये पॉइंट ऐड किया, तो जो सेल थ्योरी है उस सेल थ्योरी को क्या किया, मॉडिफाई किया और फाइनल शेप दिया। तो आज के दिन जो हम मॉडर्न सेल थ्योरी पढ़ते हैं उसमें यही है कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है वो कौन होगा, सेल होगा। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलकर बना हुआ है, सेल या सेल के उत्पाद से मिलकर बना हुआ है। इसमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कौन होगा, डीएनए प्रेजेंट होगा। न्यू सेल जो अराइज होती है वो कहाँ होगी, प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होगी। यानी कि हमेशा अगर हम बात करें कि जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म क्या होगा, सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बना हुआ होगा। और जो नई सेल आएगी वो क्या होगी, पुरानी सेल उसके टूटने से क्या होंगी, 2 सेल नई बन जाती है। तो इसी को क्या कहा, प्री एग्जिस्टिंग सेल से नई सेल बनती है। तो ये क्या होती है, सेल थ्योरी होता है। फिर पॉइंट ये आता है कि सेल थ्योरी क्या सभी, क्योंकि सेल है, सेल से मिलकर सभी बने हुए हैं, सभी ऑर्गेनिज्म हैं, तो सेल थ्योरी इसका मतलब है कि सभी के ऊपर क्या होगी, अप्लीकेबल होगी। पर इसमें भी क्या है, कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शन हैं, वो हम देखते हैं। यहाँ अगर हम अपवाद की बात करते हैं, एक्सेप्शन की बात करते हैं, तो वायरस है, वायरॉइड है, प्रियन है, और कौन है, एसेलुलर स्ट्रक्चर होती हैं। क्योंकि सेल कंप्लीट ही नहीं है, कोशिकाहीन होंगी, और सेल अगर कंप्लीट नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, सेल थ्योरी इसके ऊपर क्या नहीं होगी, अप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, क्यों सेल नहीं है, क्योंकि इसके पास केवल जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये क्या होगा, ये होस्ट सेल के अंदर क्या होता है, ग्रो करता है, सर्वाइव करता है, यानी कि ऑब्लिगेट क्या है, ये पैरासाइट होते हैं। इस वजह से इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, सेल कंप्लीट नहीं है, इस वजह से सेल थ्योरी इसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। एक हमारे पास क्या होना चाहिए कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होनी चाहिए। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहाँ पर देखने को मिलती है, फंगस के अंदर, फंजाई के अंदर देखने को मिलती है, या क्या होगा, स्टेरॉइड जो मसल्स फाइबर होते हैं उनके अंदर क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। या तो सेल नहीं है तो भी सेल थ्योरी अप्लीकेबल नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है तो भी सेल थ्योरी अप्लीकेबल नहीं है, या न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है तब भी क्या होगा, सेल थ्योरी अप्लीकेबल नहीं है। तो सेल थ्योरी से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इनके एक्सेप्शन से बनते हैं। तो यहाँ से ये पॉइंट है वो आपके लिए क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो सेल का साइज आता है, सेल का शेप आता है, आकार साइज की अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर साइज में पूछा जाए तो पता नहीं कितने एग्जामों में कितनी बार पूछा गया है कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, माइकोप्लाज्मा है, प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। सबसे आइसोलेटेड लार्जेस्ट सेल है तो ये कौन, एग ऑफ ऑस्ट्रिच होगा। तो ये कॉमन सा क्वेश्चन हो जाता है, तो ये लगभग कम ही पूछा जाता है, बाकी ये हम 6 क्लास 7 क्लास से पढ़ना हम शुरू कर देते हैं। लॉन्गेस्ट सेल है तो बॉडी के अंदर सबसे लंबी जो सेल होगी तो वो कौन सी होगी, न्यूरॉन सेल है, वो सबसे लंबी सेल होती है।
ह्यूमन का आरबीसी का अगर डायमीटर है ये आपसे पूछ लिया जाता है 7 to 8 माइक्रोन मीटर होता है। ह्यूमन के अंदर जो लार्जेस्ट सेल होती है वो कौन होगी, ओवम यानी कि एग सेल है, ओवम सेल है, और सबसे स्मॉलेस्ट है वो कौन सा है, स्पर्म है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं किसके हैं, साइज को लेकर है। फिर हम शेप की बात करते हैं, तो शेप किसके ऊपर निर्भर करता है, सेल के फंक्शन के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। तो इसमें न्यूरॉन है वो कैसा, ब्रांच है, आरबीसी है वो कौन सी, बाइकॉनकेव होगी, मसल सेल है वो कैसी होगी, लॉन्ग और स्पिंडल शेप हो गई, और डब्ल्यूबीसी है वो कौन सी है, एमोविड शेप हो गई। तो ये आपके पास क्या है, कुछ एग्जांपल्स है, तो आपको ध्यान में रखने हैं, किसको लेकर है, शेप और साइज को लेकर है। फिर हम सेल की बात करते हैं, इन कोशिका की बात करते हैं, तो उसमें कितनी टाइप की होंगी, 2 टाइप की रहती है। एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है और एक क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल रहेगी। प्रोकैरियोटिक का मतलब है कि प्रिमिटिव टाइप की सेल्स है, और यूकैरियोटिक का मतलब है कि ट्रू जो न्यूक्लियस होता है वो सेल होती हैं। प्रो का मतलब क्या होगा, प्रिमिटिव जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, और यू का मतलब क्या होगा, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस है। तो इनकी एक तो क्या है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी कौन सी है, यूकैरियोटिक सेल्स हैं। यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस क्या होगा, अब्सेंट होता है, तो ये किसके अंदर है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर है। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल क्या होंगे, अब्सेंट होंगे, क्योंकि अगर न्यूक्लियस ही अब्सेंट है तो न्यूक्लियस के साथ साथ क्या होंगे, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल भी क्या रहेंगे, अब्सेंट रहेंगे। डीएनए कैसा है, सर्कुलर डीएनए रहेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का, यानी कि डीएनए कैसा है, वर्ताकार रहेगा, सिंगल क्रोमोसोम रहेगा। जैसे अगर हम ह्यूमन के अंदर बात करते हैं, ह्यूमन क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, तो यहाँ पर 2n इक्वल टू कितना होता है, 46 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो n है वो इक्वल टू क्या रहेगा, 1 रहेगा, यानी कि यहाँ पर प्लोइडी है वो हम काउंट नहीं करते हैं क्योंकि सिंगल ही क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट अगर हम साइज़ की बात करते हैं तो स्मॉलर साइज़ है, कितना होगा, प्रोकैरियोटिक सेल से क्या होगा, 1/10 टाइम क्या होगा, स्मॉलर होता है। तो 1 to 2 माइक्रोन होता है, पर फिर भी अगर इसकी रेंज बात करते हैं तो 1 to 10 माइक्रोन है, इसमें सभी ग्रुप को इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, 70s क्या होगा, राइबोसोम प्रेजेंट होगा। सेल में क्या होगा, डिवीजन होगा, तो कैसा होगा, बाइनरी फिशन होगा, यानी कि एक सेल है, सेल में डिवीजन हो गया तो 2 सेल इसके पास क्या हो जाएंगी, बन जाएंगी, तो इसी को क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल कुछ एग्जाम्पल है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और कौन सा होगा, आर्कियोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये सभी जो एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के। आगे हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के रेस्पेक्ट में दूसरी सेल कौन सी है, यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक का मतलब है कि ट्रू न्यूक्लियस उसके अंदर प्रेजेंट है, वास्तविक न्यूक्लियस क्या होगा, प्रेजेंट होगा। मेम्ब्रेन, अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो मैं उसके साथ ही मेम्ब्रेन बाउंडेड जो सेल ऑर्गेनल है वो भी क्या होंगे, एसोसिएटेड होंगे, क्योंकि वेल डेवलप क्या है, न्यूक्लियस है, ट्रू न्यूक्लियस है। तो झिल्ली के जो संबंध होते हैं, कोशिकांग है, या हम कह सकते हैं कि कोशिकांग जो झिल्ली युक्त होते हैं, तो वो क्या होंगे, उपस्थित रहेंगे। डीएनए कैसा है, लीनियर है, तो प्रोकैरियोटिक के अंदर कैसा होता है, डीएनए सर्कुलर डीएनए होता है, वो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। या रेखीय डीएनए तो किसके लिए है, यूकैरियोटिक सेल के लिए। मल्टीपल क्रोमोसोम होते हैं, मल्टीपल क्रोमोसोम गुणसूत्र डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादा होते हैं। जैसे ह्यूमन की बात करते हैं तो टोटल कितने हैं, 46 है। और प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसके कंपैरिजन में इसका साइज़ है वो क्या होगा, बड़ा होता है। वहाँ 7 to 10 है, तो यहाँ पर क्या होगा, 10 to 100 है, यानी कि 10 टाइम्स क्या होगा, लार्जर सेल होती है। इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम अगर देखते हैं तो 80s राइबोसोम पाया जाता है। ये बात हम कर रहे हैं कंपैरिजन में साइटोप्लाज्म की। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कौन होगा, 70s राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है किसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। 2 सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी कि क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट रहेगा और माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों के अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो कौन सा होगा, 70s रहेगा। बाकी अगर हम साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, 80s टाइप का क्या होगा, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। डिवीज़न है, वहाँ पर बाइनरी फिशन है, तो यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस और माइटोसिस टाइप का क्या होगा, डिवीज़न रहेगा। तो वहाँ पर एग्जाम्पल किसके हैं, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, आर्कियोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो यहाँ पर कौन है, प्लांट है, एनिमल है, फंजाई और प्रोटिस्टा, यानी कि एक मोनेरा किंगडम को छोड़ देते हैं तो बाकी सभी किंगडम में क्या होगा, ये यूकैरियोटिक सेल क्या होगी, प्रेजेंट होती है। यहाँ अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो ये कौन सी है, प्रोकैरियोटिक सेल, और ये कौन सी है, यूकैरियोटिक सेल्स होती है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, सिंपल टाइप का है, न्यूक्लियस नहीं है, तो न्यूक्लियस की जगह पे जो प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है
उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड है। जैसे ऑइड आता है, ऑइड का मीनिंग होता है लाइक, किसका जैसा है, न्यूक्लियस के जैसा है, तो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोइड कहलाएगा। सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसके नीचे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और इस मेम्ब्रेन के अंदर कौन होगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्लाज्मा है। तो यानी कि साइटोप्लाज्म और राइबोसोम और ये कॉमन स्ट्रक्चर है, दोनों के अंदर क्या होगा, सिमिलर प्रेजेंट होती है, कंपोजिशन सेम डिफरेंट होगा, पर अपीयरेंस क्या होगा, दोनों का सेम रहेगा। तो यहाँ न्यूक्लियस नहीं है, तो न्यूक्लियस से एसोसिएटेड जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है वो भी नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, केंद्रक के साथ जो अलग अलग जो कोशिकांग है या सेल ऑर्गेनल है वो भी क्या होंगे, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। तो ये सेल कैसी है, सिंपल टाइप की है, प्रिमिटिव है। तो ये कौन सी हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स टाइप की हो जाएगी। यहाँ पर जो एफिशिएंसी है वो क्या होगा, हायर एफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो क्लियर। तो ये हम बात करें तो दो टाइप के हमारे पास सेल्स होती है, कौन कौन सी है, प्रोकैरियोटिक सेल है और कौन सी है, यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। यही फिर हम यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है वो भी अगर बात करें तो मैनी टाइप का, जैसे प्लांट सेल हो गई, एनिमल सेल हो गई, फंजाई सेल हो गई, तो ये भी क्या होंगी, अलग अलग टाइप के रहेंगी। तो मेनली डिफरेंस पड़ते हैं किसके अंदर, प्लांट और एनिमल सेल के बीच में। तो प्लांट सेल में जो केवल पाया जाता है, और जंतु कोशिका में, एनिमल सेल में भी जो केवल पाया जाता है, कौन कौन होंगे, एनिमल जो सेल्स होती है उसमें सेल वॉल भी क्या होगी, एब्सेंट होती है, फोटोसिंथेसिस नहीं करता तो क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा, और सेंट्रल क्या होगा, प्रेजेंट होता है, और इसी के साथ जो फूड होता है वो कौन सा होगा, ग्लाइकोजन है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है, एनिमल सेल का है। वहीं पर हम प्लांट सेल, पादप सेल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कोशिका भित्ति पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लार्ज वैक्यूल पाया जाता है, और जो फूड होगा वो कौन सा होगा, स्टार्च होगा। तो यूनिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं प्लांट और एनिमल के बीच में वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, मतलब क्लोरोप्लास्ट होगा, सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी। एनिमल में दोनों एब्सेंट रहेंगे, पर एनिमल में सेल डिवीजन के लिए, स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए जो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल बोलते हैं। तो एनिमल सेल में केवल सेंट्रियोल उपस्थित रहेगा, और प्लांट सेल जो होती है उनके अंदर सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, उपस्थित रहेगा। तो सेल वॉल है, प्लांट है, वैक्यूल है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये क्या होगा, इसकी है। बाकी दोनों का हमने साथ साथ स्टोर फूड है, उस स्टोर फूड को भी हमने क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया कि ये भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह इंडिविजुअली क्या होंगे, प्रेजेंट होते हैं। फिर हम जैसे यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहले जो आउटर मोस्ट जो लेयर कॉमनली प्रेजेंट होती है प्लांट और एनिमल सेल के अंदर, वो कौन सी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब ये मान लो हमारे पास क्या है, सेल है, ठीक है, एनिमल सेल है, अंदर कौन होगा, न्यूक्लियस है, केंद्रक प्रेजेंट होता है, बाहर से कोई भी सब्सटेंस आ रहा है, अंदर से कोई भी सब्सटेंस बाहर जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहा है। तो ये फ्रीली पास नहीं करने देती है मॉलिक्यूल को, इस वजह से इसमें पानी का आना जाना रहेगा, अदर सॉल्वेंट है उनको भी क्या करती है, मोमेंट को कंट्रोल करती है। इस वजह से ये क्या होगी, सेलेक्टिवली परमेबल्स होती है, चूज कर क्या होगा, आदान प्रदान रहेगा किसका, मॉलिक्यूल का रहेगा। आउटर बाउंड्री होती है किसके अंदर, कोशिका की बाहरी सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट होती है वो कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगर यहाँ पर प्लांट सेल्स होती है और सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो इसके भी क्या होगी, आउटर प्रेजेंट रहेगी। तो जब बाउंड्री जो है, बाउंड्री क्या काम करती है, सराउंडिंग का जो साइटोप्लाज्म और इन्वायरमेंट है उसके बीच में क्या करती है, एक दीवार बनाने का काम करती है। यानी कि बाहरी वातावरण है और अंदर का जो वातावरण है उसको घेर कर अलग करती है। यानी कि साइटोप्लाज्म को इन्वायरमेंट से अलग रखने का काम किसका होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रहेगा। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसकी शेप, साइज, स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इस बात को लेकर अलग अलग है वो मॉडल हमारे सामने आए हैं। और सबसे लेटेस्ट या हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलराइज मॉडल जो होता है वो कौन सा होगा, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए कौन सा है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, यानी कि द्रव मोजाइक क्या होगा, मॉडल होगा। तो ये पूछा जाता है कि कब दिया गया था, 1972 के अंदर दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, सेंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था। तो आज हम जो मॉडल पढ़ते हैं वो कौन सा दिया हुआ पढ़ते हैं, सेंगर निकोलसन का, कब का, 1972 का। जो मेम्ब्रेन है उसमें जो मेन कंपोनेंट होता है वो कौन सा होगा, फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। और फॉस्फोलिपिड जैसे मान लीजिए फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है, इसके बीच बीच में कहीं पर क्या होंगे,
प्रोटीन के मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, प्रेजेंट होते हैं कि प्रोटीन एम्बेडेड फॉर्म में रहती है। लिपिड है, लिपिड कौन है, फॉस्फोलिपिड है। इस वजह से सेमी फ्लूइड नेचर में क्या होती है, प्रेजेंट होती है कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस वजह से सेमी फ्लूइड नेचर में अगर रहेगी तो वो क्या क्या फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर रही है, और प्रोटीन क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, यानी कि क्या होंगे, पंप प्रोटीन की तरह क्या काम करते हैं। और फ्लूइडिटी किसकी वजह से आ जाती है, लिपिड की वजह से। क्लियर है। इस वजह से सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट है वो दो बातें आपको बतानी है। पहला कौन सा, सेंगर और निकोलसन 97 के अंदर कौन सा मॉडल प्रपोज किया है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। ये सबसे स्टेबल और लेटेस्ट टाइप का क्या होगा, मॉडल है ये। इस फ्लूइड मोजाइक मॉडल का हम केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें लिपिड प्रेजेंट होता है। लिपिड कौन सा प्रेजेंट होगा, फॉस्फोलिपिड मेनली प्रेजेंट होता है। फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर क्या होगी, ये तो हेड पार्ट होगा, और इसमें दो जो टेल पार्ट होती हैं वो किसकी होंगी, फैटी एसिड की टेल पार्ट होती हैं। तो हेड पार्ट हो गया, और ये कौन सा हो गया, टेल पार्ट हो गया। ये किसका बना हुआ होता है, फैटी एसिड का बना हुआ होता है। तो इस वजह से जो हेड पार्ट है वो तो क्या होगा, पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है, और टेल पार्ट है वो पानी से दूर भागता है। इस वजह से इसमें क्या होगा, दो लेयर जो बनेंगी, उस दो लेयर क्या करेंगे, एक्वाटिक जो इन्वायरमेंट है उससे सेपरेट करने का काम करती हैं। इनकी बाहरी और इनर इन्वायरमेंट है जो सेल का, उसको सेपरेट करने का काम कौन करती है, टेल के थ्रू होगा मेन। तो केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो मेन कंपोनेंट कौन सा है, फॉस्फोलिपिड है। हेड पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक टाइप का है, जलप्रिय है। और जो टेल पार्ट है वो कौन सा, हाइड्रोफोबिक है, यानी कौन सा, जल वैराग्य होगा, इनकी पानी से दूर भागता है, ये पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है। लिपिड जो मॉलिक्यूल है उसको क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। फिर हमने यही पढ़ा था कि जो लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें कई कई बीच बीच में कौन होंगे, प्रोटीन के मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, गुलाब जामुन मॉडल बोलते हैं। जैसे गुलाब जामुन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होता है शुगर के, उसके ऊपर जैसे बिखरे हुए होते हैं, वैसे ही क्या होगा, प्रोटीन भी बिखरे होंगे। दूसरी एक इसका संज्ञान देते हैं कि जो आइसबर्ग होता है ओशियन के अंदर, यानी कि जब पार्ट टूटता है, बर्फ़ ग्लेशियर टूटते हैं, तो उस ओशियन के अंदर जो स्मॉलर जो माउंटेन है जो रोटेट करता है, घूमता है, फ्लोट करता है, या हम कह सकते हैं पानी में जैसे बर्फ़ तैरती है, वैसे ही क्या होगा, प्रोटीन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं लिपिड बाइलेयर के अंदर। तो यहाँ पर कौन होगा, प्रोटीन के मॉलिक्यूल है। तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल है, इंट्रीगल प्रोटीन होगा, या तो इंट्रीगल प्रोटीन होगा, ये क्या होगा, पेरीफेरल प्रोटीन होगा। यानी कि एक तो एम्बेडेड होगा और एक क्या होगा, सरफेस के साथ क्या होगा, अटैच होगा। सरफेस वाला है उसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, इसका मतलब कौन सा है, पेरीफेरल टाइप का है। और जिसको हम इजी फॉर्म में सेपरेट नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, वो कौन सा है, इंट्रीगल टाइप का प्रोटीन है। यानी कि फॉस्फोलिपिड है, इसके बीच बीच में क्या होंगे, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होते हैं। यही आगे एक जो कंपोनेंट होता है सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, वो कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट रहेगा। कार्बोहाइड्रेट है वो प्रोटीन के साथ जुड़ता है तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा, वो लिपिड के साथ जुड़ता है तो ग्लाइकोलिपिड बनाएगा। क्लियर है। इस वजह से क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट है वो दोनों के साथ जुड़कर केवल और केवल क्या होगा, आउटर साइड में प्रेजेंट होता है, और आउटर साइड में है। इस वजह से, इसकी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, एसिमेट्रिकल होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट केवल क्या है, सेल के आउटर साइड होता है। इनर मेम्ब्रेनल जो फेस होता है, साइटोप्लाज्मिक फेस होता है, उसके साथ एसोसिएटेड नहीं होता है। तो बाहर रहेगा तो दो सेल के बीच में कम्युनिकेशन का काम जो होता है वो, यानी कि ग्लाइकोकालिक्स है वो क्या करता है, सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन, या हम कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा, हेल्पफुल रहेगा। कौन सी सेल अपनी है, कौन सी सेल पराई है, दूसरी है, डिफरेंट है। यानी कि प्रोसेस के दौरान जो हिस्सा बनना है तो किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट प्रेजेंट होता है किसके बाहर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर। किस तो वहाँ पर प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है, तो प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन है, और वहीं पर क्या होगा, ग्लाइकोलिपिड की बात होगी। अब बात आती है कि प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है, हम बात करते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। तो ये क्या करती है, शेप को मेंटेन करती है, आकार देने का काम करती है, सेल की रक्षा करती है, आउटर इनर इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। मूवमेंट जो होता है उसके सब्सटेंस का आवागमन जो होता है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। केमिकल जो सिग्नल्स होते हैं उनको रिसीव करने का काम होता है।
और जो कम्युनिकेशन है सेल टू सेल रिकॉग्निशन के लिए जो यूज़ होगा, कार्बोहाइड्रेट आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, तो दो सेल के बीच का कम्युनिकेशन, एक्सेप्ट और रिजेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सेल के बीच में कम्युनिकेशन का काम भी किसके थ्रू होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। जैसे हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो क्वासी फ्लूइड नेचर होता है, सेमी फ्लूइड नेचर प्रेजेंट होता है, और ये जो मेम्ब्रेन है उसकी फ्लूइडिटी है वो इंक्रीज होती है हायर प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड एसिड, फैटी एसिड अगर प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन का सेमी फ्लूइड नेचर है वो प्रेजेंट होता है, और उसमें फ्लूइड नेचर को हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। इस वजह से जो हेड पार्ट के बाद जो टेल पार्ट होता है, इस टेल पार्ट कौन सा है, फैटी एसिड है, इसमें क्या होगा, अनसैचुरेटेड क्या होगा, फैटी एसिड को हम इंक्रीज कर देंगे। इस वजह से जो इसकी जो एक्टिविटी है या तरलता है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मेम्ब्रेन जो प्रोटीन है वो फंक्शन करती है किसका, रिसेप्टर का फंक्शन करती है, एंजाइम की तरह फंक्शन करती है, कैरियर की तरह फंक्शन करती है, चैनल प्रोटीन है, टनल प्रोटीन की तरह क्या करती हैं, ये फंक्शन करती हैं। तो ये सभी कौन सी होती है, मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। इन प्रोटीन के थ्रू क्या होगा कि मॉलिक्यूल क्या होंगे, आना जाना है वो लगा रहेगा किसके अंदर, सेल के अंदर। हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, मेन कंपोनेंट कौन सा है, फॉस्फोलिपिड का मेन कंपोनेंट है। तो हमने क्या कहा कि फॉस्फोलिपिड क्या होंगी, बाई लेयर प्रेजेंट होंगी, क्योंकि एक लेयर तो ये प्रेजेंट होती है और दूसरी लेयर क्या होगी, ये प्रेजेंट होती है। तो ये एक लेयर है, ये कौन सी है, दो लेयर है, इस वजह से इसको क्या कहा है कि लिपिड बाई लेयर प्रेजेंट होती है। इसके लिपिड बाई लेयर के अंदर बीच बीच में हमारे पास क्या प्रोटीन के मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं। टोटली एम्बेडेड रहेंगे या पार्शली एम्बेडेड रहेंगे। टोटली है तो इंट्रीगल है, इसको निकाल पाना आसानी से रिमूव नहीं कर सकते हैं। ये सरफेस वाले हैं, सरफेस वाले कौन से हैं, जो पेरिफेरल रहेंगे। तो इंट्रीगल और पेरिफेरल दो टाइप के हमारे पास क्या होंगे, प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, दो लेयर हमारे पास क्या होंगी, प्रेजेंट रहेंगी। और अगर हम किसकी बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट केवल क्या रहेगा, आउटर साइड फेस के ऊपर क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। अगर हम इसको क्या मानते हैं, आउटर साइड मानते हैं, और ये कौन सी है, इनर साइड है। तो ग्लाइकोप्रोटीन और जो ग्लाइकोलिपिड है, तो इधर इन्होंने गलत शो कर रखा है, तो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड भी क्या होंगे, दोनों ही आउटर साइड में प्रेजेंट होंगे। एक जो मॉलिक्यूल है वो किसका है, फॉस्फोलिपिड का है, और बाकी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मिलकर क्या बनाएंगी, मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर रही। तो मेम्ब्रेन कौन सी है, लिपिड बाइलेयर है। पेरिफेरल प्रोटीन होता है, पेरिफेरल प्रोटीन पे आउटर साइड में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट होता है। यहीं पर इंट्रीगल प्रोटीन है जिसको आसानी से रिमूव नहीं कर सकते हैं। और टेम्परेचर स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो किसके लिए है, सेल मेम्ब्रेन के लेकर। इसके बाद जो आज हमने एक बार डिस्कस किया है उसको समराइज़ कर लेते हैं। यानी कि इनिशियली हमने रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट ब्राउन है, क्लियर है, और लेवेनहॉक है, सेवान है, स्लाइडन है, सेल थ्योरी है, रोडोल्फ वर्च्यू है। इनके बारे में हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। फिर सेल थ्योरी के पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। सेल थ्योरी के बाद हम बात करते हैं कि जो सेल का टाइप है कौन सा, प्रोकैरियोटिक सेल और कौन सा है, यूकैरियोटिक सेल है। तो हमने प्रोकैरियोटिक सेल है उसको डिस्कस किया है, उसके बाद यूकैरियोटिक सेल को डिस्कस किया। यूकैरियोटिक सेल में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर जो अपीयर होता है वो किसका होगा, सेल मेम्ब्रेन का होता है। इस वजह से हमने किसको डिस्कस किया, सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया है। आगे हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है अक्रॉस द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस दी मेम्ब्रेन रहेगा। उसकी अगर हम बात करें तो सिक्वेंशियल फॉर्म में अगर बात कर लेते हैं, जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो मूवमेंट रहेगा, तो देखिए तो मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो मूवमेंट का रहेगा, ट्रांसपोर्ट या परिवहन जो रहेगा, तो क्या रहेगा, यहाँ पर ट्रांसपोर्टर प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। या तो मूवमेंट कैसा होगा, पैसिव टाइप का रहेगा, या मूवमेंट कैसा रहेगा, एक्टिव टाइप का है, पैसिव टाइप का है, तो यहाँ पर एटीपी का खर्चा होगा, बताइए। तो एटीपी यहाँ खर्च नहीं होगी। और एक्टिव टाइप का है तो वहाँ पर क्या होगा, एटीपी क्या होंगे, यूज़ होंगे। तो जहाँ एटीपी खर्च नहीं होती है वहाँ पर जो मूवमेंट होता है वो सिंपल टाइप का रहेगा। जहाँ ज़्यादा है वो कम की तरफ चला जाएगा, तो सिंपल डिफ्यूजन हो गया। अगर पानी का आना जाना लगा हुआ है तो क्या होगा, कोई भी प्रोटीन है, रिसेप्टर प्रोटीन प्रेजेंट होंगे मेम्ब्रेन के अंदर, यानी कि एक्वा प्रोटीन वहाँ पर प्रेजेंट होती है वाटर का ऑस्मोसिस के लिए।
और एक क्या होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मूवमेंट तो है वो किसकी तरह रहेगा, डिफ्यूजन की तरह रहेगा, और किसके थ्रू होगा, प्रोटीन मॉलिक्यूल की तरह रहेगा, थ्रू रहेगा। तो उसको क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। एक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पंप प्रोटीन होगा। जहाँ पर पंप आ गया तो कहीं पर भी हो बॉडी के अंदर वो हमेशा कैसा रहेगा, एक्टिव की बात रहेगा। और एक्टिव बात करेगा तो इस वजह से कुछ जो पंप है वो क्या होंगे, प्राइमरी होते हैं, कुछ क्या होंगे, सेकेंडरी टाइप के रहते हैं। या तो क्या होंगे, अकेला एनर्जी यूज़ कर पंप कर देंगे, किसी मॉलिक्यूल को क्या होगा, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट करने का काम आएगा। वेसिकल की बात करते हैं तो ये मान लो कि हमारे पास क्या सेल है, अमीबा ने बिंदु की तरफ एक फूड पार्टिकल को एंगल्प कर लिया, तो वो कौन सा है, एंडोसाइटोसिस है। और मान लो कि ऐसे अमीबॉइड बॉडी है, उसने वॉमिटिंग कर दी है, तो उसको क्या कहेंगे, एक्सोसाइटोसिस है। यानी कि एंडोसाइटोसिस में कौन होगा, लिक्विड होगा तो पिनोसाइटिस है, सॉलिड होगा तो फैगोसाइटिस है। और यहाँ पर क्या होगा, रिसेप्टर या रिपोर्टर मीडिएटर प्रेजेंट होते हैं, जो वेसिकल के थ्रू क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। कम्युनिकेशन जो होगा लार्ज स्केल, तो उसमें जो बनता है वो कौन होगा, वेसिकल का फॉर्मेशन होगा। उसमें जो भी एंजाइम है उनको फिल किया जाता है किसके अंदर, वेसिकल के अंदर। इसमें अक्रॉस द मूवमेंट है तो भी क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा जो भी। तो मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो भी चीज़ें रहेंगी वो मैक्सिमम क्या होंगे, या तो सिंपल रहेंगी या फिर क्या होगा, वहाँ पर एक्टिव प्रोसेस गवर्न होगा। यहाँ अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, कौन सा, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। यहाँ पर कोई ऊर्जा खर्च नहीं हो रही है, ना एटीपी खर्चा होता है, ना हमें क्या होगा, मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है। पर मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है और बायोलॉजिकल प्रोसेस में होगा, तो वहाँ पर जो क्या होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए। ये एक तरफ तो क्या होगा कि इसका अमाउंट क्या है, ज़्यादा है, दूसरी तरफ अमाउंट क्या होगा, कम होगा। उस टाइप के जो मूवमेंट होता है, ज़्यादा से कम की तरफ जाना, ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की जो मूवमेंट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, या पैसिव। तो पैसिव क्योंकि ज़्यादा से कम की तरफ तो क्या होगा, अपने आप आ जाएगा, तो कोई ऊर्जा खर्च होगी नहीं होगी। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के कितने टाइप है, सिंपल डिफ्यूजन होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, और क्या रहेगा, ऑस्मोसिस रहेगा। क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी की तो आवश्यकता होती नहीं है, तो सिंपल टाइप के क्या होंगे, तीनों टाइप के रहेंगे। कौन कौन से, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल का, कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मान लो हमारे पास क्या है, बाउल है, ऊपर को अगर हम छोड़ते हैं तो ये क्या आती है, नीचे आती है। तो इसमें क्या होगा, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हो रहा है, तो प्रेजेंट होता है। आगे हम बात करते हैं कि इसमें जो हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन की जो मूवमेंट हो रहा है, किस किस के एग्जाम्पल में हमें देखने को मिलता है। जनरलाइज हम कंपेयर करते हैं तो गैसियस एक्सचेंज होता है, रेस्पिरेशन के थ्रू कुछ गैस हम छोड़ देते हैं, कुछ गैस के हम मॉलिक्यूल को इनहेल कर लेते हैं। जो छोड़ते हैं उसमें कौन होगा, ऑक्सीजन है, और जो इनहेल करते हैं उसके अंदर क्या होगा, तो CO2 है। किसके रेस्पेक्ट में है ये, प्लांट के रेस्पेक्ट में। प्लांट की कोशिकाएं होंगी तो उसमें क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलता रहता है। अगर हम एनिमल सेल की अगर बात करते हैं तो ऑक्सीजन यूज़ होगा किसके लिए, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, यानी कि ATP रिलीज करने बनाने के लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होगा, लीव सेल्स होती हैं, तो वहाँ पर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं से क्या होगा, बाहर जाएगा, और इनका क्या होगा, परिवेश होगा। जो स्टोमेटा के थ्रू क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी एनर्जी खर्च नहीं रहेगी। उसको क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें भी अगर स्पेशल केस किसका आता है, वाटर का आता है। तो वाटर सेलेक्टिवली परमेबल से मूव करता है, इस वजह से उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो वाटर का मूवमेंट होगा जहाँ वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और जहाँ कम रहेगी ज़्यादा से कम की तरफ है। यानी कि हम कंसंट्रेशन की भाषा में कहें तो लोअर टू हायर होगा, और अगर वाटर की भाषा में कहेंगे तो हायर टू क्या होगा, लोअर की तरफ रहेगा। फिर हम ऑस्मोसिस की अगर हम बात कर लेते हैं तो उसमें ऑस्मोसिस के लिए कम या ज़्यादा जो कंसंट्रेशन है, तो उसको बताने के लिए हमारे पास क्या है, जो सॉल्यूशन है वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक है, और कौन सा है, आइसोटोनिक है। क्लियर है। यानी कि हमारे पास क्या है, एक सेल है, और ये हमारे पास कौन सी है, दूसरी सेल है। ये आसपास से ही हम कह सकते हैं कि एक सेल है, उसको सॉल्यूशन के अंदर रखा गया है, 20 सेल है, उसको किसके अंदर रखा गया है, सॉल्यूशन के अंदर रखा गया है। तो फिर क्या होंगे, इनके डाटा एनालिसिस हो जाएंगे, और फिर हमें ये पता चलेगा कितनी रेस्पिरेशन के लिए कितनी ऑक्सीजन को तीनों ने क्या किया है, यूज़ किया है, और कितनी CO2 को क्या किया है, रिलीज़ किया।
तो वो बात हम कहाँ पर देखते हैं, स्टोमेटा के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन की अगर बात करते हैं वहाँ पर होता है। यहाँ पर अगर बात होगी तो क्या हो रही है, पानी की बात हो रही है, तो कितना वाटर को एब्जॉर्ब किया गया है, कितना रिलीज किया है कंपेयर टू अदर सेल में। सेल कहाँ पर है, सराउंडिंग में कौन है, वाटर है। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम है, तो पानी को क्या करेगी, सेल अपटेक करेगी, तो पानी सेल के अंदर चला जाएगा, तो सेल क्या होगी, स्वेल अप हो जाएगी और सेल फूल जाएगी। यह हम ऐसी बात करते हैं कि जो सेल है उसके बाद में जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, लो कंसंट्रेशन है या हाइयर कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन की बात कर ले, हम कहते हैं कि हाइयर कंसंट्रेशन है, तो जल क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, सेल से बाहर आ जाएगा, तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। आइसोटोनिक है तो नेट मूवमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, नो नेट मूवमेंट प्रेजेंट होता है बिटवीन द सेल। यानी कि देखो कि एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इन दोनों सेल की अगर कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है, तो और मान लो सॉल्यूशन है उसकी भी कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है, तो सेल और सॉल्यूशन है उन दोनों की कंसंट्रेशन फिक्स है, चेंज नहीं हो रही है, तो क्या कहलाता है, आइसोटोनिक है। अगर एक की ज़्यादा है दूसरे की कम है तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। और सेल के रेस्पेक्ट में अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो उसको क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। तो अपने से कम में रखा जाएगा तो सेल फूल जाएगी, अपने से ज़्यादा में रखा जाएगा तो पानी को छीन लेता है, इस वजह से सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो अभी हमने बात किया है कि जो सेल एनिमल सेल्स होती है, नॉर्मल सेल्स होती है, आइसोटोनिक में तो नॉर्मल शेप रहेगी, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। पर हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है मतलब बाहर जो सॉल्यूशन उसकी सांद्रता कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो पानी कहाँ जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, सेल सोलअप हो जाएगी। अगर एनिमल सेल है तो बाहर सेल वॉल नहीं है, इस वजह से लगातार क्या होगी, पानी अपटेक करती रहेगी, फूल जाएगी, लास्ट में क्या होगी, फट जाएगी। और वहीं पर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो वो नॉर्मल टर्जिट हो जाती है, फूल जाती है। इससे ज़्यादा क्यों नहीं होती, क्योंकि इसके बाहर कौन होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, तो इसमें जो फूली क्या होगी, टर्जिट सेल रहेगी। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं, इनकी सांद्रता है वो सेल से क्या होगी, ज़्यादा, कंसंट्रेशन से क्या होगा, ज़्यादा। तो ऐसा कोई भी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है जो सेल रखी हुई है उसके बाहर का कंसंट्रेशन क्या है, हाइयर है, तो हाइयर है तो सेल से क्या करेगा, वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा और सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। और ऐसा ही किसमें है, प्लांट सेल के अंदर, तो पहले सेल श्रिंक होगा, फिर लगातार हम एक्सेसिव फॉर्म में हम क्या कहते हैं कि कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, तो पानी और ज़्यादा लॉस हो जाएगा, और ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो पहले जो वाटर लॉस होगा वो साइटोप्लाज्म से होगा, उसके बाद क्या होगा, वैक्यूल में स्टोर रहता है वेस्ट मटेरियल और वाटर है, तो वो भी क्या हो जाएगा, इमिट हो जाएगा बात, तो सेल क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। सिकुड़ना जो है वो हमें दिखेगा नहीं, क्योंकि बाहर कौन है, सेल वॉल है, तो नॉर्मल शेप तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। पर यहाँ पर क्या होगा कि जो वाटर है वो क्या रहेगा, बाहर चला जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या है, एनिमल सेल और प्लांट सेल को अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन में रख के देखा गया है। तो आइसोटोनिक है तो कोई भी चेंज नहीं होगा, और कम है तो सेल फूल जाएगी, और ज़्यादा है तो पानी को इनसे सेल से वापस खींच लिया जाएगा, तो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। और हम बात करते हैं कि प्लांट जो सेल है वो एक्सेसिव अमाउंट में वाटर लॉस कर देता है, तो उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइज सेल है। सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, और किस में रखी है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखी है, तो पानी का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। पानी लॉस होने के बाद जो सेल वॉल से सेल मेम्ब्रेन डिटैच हो जाएगी, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। उस प्लांट सेल को हम नॉर्मल वाटर कंडीशन फिर प्रोवाइड करवा देते हैं, सेल वापस से नॉर्मल हो जाएगी, फूल जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि प्लाज्मोलाइसिस का जो उल्टा है वो कौन सा है, डी प्लाज्मोलाइसिस है। इसमें नॉर्मल स्टेज सेल क्या कर लेते हैं, वापस से गेन कर लेता है। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रम है, किसको लेकर है, कंसंट्रेशन को लेकर है, और अपने से हाइयर कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो क्या होगा, प्लाज्मोलाइसिस सेल, और वापस नॉर्मल में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, डी प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो एक हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कौन सा रहेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, दूसरा कौन सा है, पैसिव है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट है उसके अगेंस्ट क्या वो मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र किया जाएगा। और कॉमन जो एग्जांपल है वो कौन सा है, सोडियम पोटेशियम पंप है। जहाँ पर पंप वर्ड आ गया इसका मतलब मोटर लगी हुई है, पंप सेम थिंग्स होते हैं, इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी का खर्चा होगा। आगे हम बात करते हैं कि जो एंडोसाइटोसिस है, इसका मतलब है कि एक सेल हमारे पास है और वो किसी फूड पार्टिकल वगैरह क्या कर रही है, एंगल्प कर रही है, अपटेक कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, तो उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं।
फॉर एग्जांपल क्या है, फैगोसाइटोसिस है और दूसरा कौन सा है, पिनोसाइटोसिस है। तो सॉलिड पार्टिकल को इंटेक कर रहा है, ये कौन सा है, लिक्विड को, यानी कि ये तो ईटिंग है और ये कौन सा हो जाएगा, ड्रिंकिंग हो जाएगा। तो एक्सोसाइटोसिस मटेरियल है वो रिलीज हो जाएगा किससे, सेल वॉल। तो बाहर अगर सेल वॉल सीक्रेट करनी है तो मेम्ब्रेन क्या करती है, गोल्जी बॉडी के थ्रू क्या करेगी, सब्सटेंस को रिलीज़ करवाएगी। तो बाहर रिलीज़ कर रहा है, फूड को अपटेक करना है, जैसे अमीबा के अंदर है तो कौन सा होगा, अमीबॉइड टाइप का, या एंडोसाइटोसिस हो जाएगा। तो एंडोसाइटोसिस में दो टर्म आती है, सॉलिड के लिए फैगोसाइटोसिस, लिक्विड के लिए पिनोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस हमेशा जो वेस्टफुल जो मटेरियल होते हैं उनको क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। यहाँ सेल है, सेल के अंदर एंजाइम का फॉर्मेशन हो रहा है और हार्मोन का है तो वो अपने एक साइड से रिलीज होते हैं, पूरी बॉडी में फंक्शन करते हैं। इस वजह से इन दोनों को क्या कहेंगे, एक्सोसाइटोसिस, किसके, हार्मोन सिक्रेशन को और एंजाइम सिक्रेशन को। एंडोसाइटोसिस फूड पार्टिकल को अपटेक करते हैं, इंटेक करते हैं, उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। तो ये हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। इससे प्रीवियस हमने जो डिस्कस किया था वो कौन सा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। तो हम आशा करते हैं कि जो वीडियो है वो लगातार आपने हमारे साथ बने रहे, तो इसके लिए साधुवाद। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें लगातार फॉलो करते रहें। इसी प्रकार के जो सब्जेक्टिव फॉर्म जो आपका टीजीटी का है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बायोलॉजी का पोर्शन हम पहले कवर करवाएंगे, उसके बाद क्या होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री का पोर्शन आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो ये हायर वेटेज वाला है। तो आज का जो डिस्कशन है उस डिस्कशन से क्वेश्चन क्या होगा, कन्फर्म आपको मिलेगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।